हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका यूपी सुपर टेट की क्लास में, जिसमें आज लेके आया हूं मैं यूपी टेट के क्वेश्चंस। जो यूपी टेट में 2011 में जो पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनको हम देखेंगे विस्तार से। तो यूपी टेट का 2011 का पेपर है, तो ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो भाग 1 देखेंगे, इसके 30 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें पहला भाग 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षक विधि का। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो आप कैसे सही दिशा में लाएंगे उसे, ऑप्शन ए, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, ऐसा। ऑप्शन बी, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, बालक कैसा हो जाएगा, अति सक्रिय हो जाएगा। एक अति सक्रिय बालक को सही दिशा ले जाने के लिए बालक को सही निर्देशन की आवश्यकता होती तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों को नेतृत्व करने का कार्य प्रदान कर, जैसे कि उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना, अन्य कक्षा कार्य को सौंपकर उसे व्यस्त रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतया आधारित होती है। तो किसमें होती है? उसके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उनका उस पर सीधा असर पड़ता है। परिवार का वातावरण अच्छा होता है तो उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यदि खराब होगा तो उन पर खराब प्रभाव पड़ेगा। बच्चों पर इसके माता पिता के गुणों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिकांश समय वे उसके साथ ही गुजारते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में अभिभावकों की भूमिका विशेष महत्व रखती है। किस में रखती है? जो उसका व्यक्तित्व है उसमें, उसका व्यक्तित्व का जो विकास हो रहा है उसमें अभिभावक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्ध बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। तो कोई बालक मंदबुद्धि है तो उसको सिखाने क्या सीखेंगे? तकनीकी। बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, उसको क्या क्या स्किल्ड करा जाए, क्या क्या उसे सामग्री दी जाए जिससे बच्चा सीखे, करके सीखे, जिस रूप में भी सीखे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखें, क्योंकि मंदबुद्धि बालक पर शिक्षकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मंदबुद्धि बच्चों में संवेगात्मक परिपक्वता आने में कठिनाई होती है। इन बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वे अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। इन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। एक शिक्षक के रूप में इस प्रकार के बालकों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षण विधियां अपनाई जानी चाहिए तथा इनका पाठ्यक्रम भी विशेष प्रकार का होना चाहिए। मंदबुद्धि के बालकों को शिक्षा देने में प्रदर्शन विधि का प्रयोग, तो कौन सा विधि का प्रयोग? ध्यान रखेंगे, दिखाकर, प्रदर्शन कराकर विधि का प्रयोग तथा बालकों को खुद करके किसी चीज़ या कौशल को सीखने की विधि पर बल डालना चाहिए। तो उसे प्रदर्शन, कोई चीज़ प्रदर्शन ही कराई जाए, दिखाया जाए बच्चे को, मंदबुद्धि बालक है, या कोई कौशल या चीज़ का क्या क्रिया विधि के द्वारा सिखाया जाए तो बच्चे सीख सकता है जो मंदबुद्धि बालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक को साधारणतः संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है तो किसमें संपन्न होना चाहिए? उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। उसको अपने विद्यार्थी की समस्याओं को हल करने में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। एक शिक्षक का साधारण संपन्न होने से आशय उसकी अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक के शिक्षण की दुनिया में वही भूमिका होती है जो एक बांध या पुल बनाने वाले इंजीनियर की होती है। यहाँ जितनी अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी और प्रायोगिक कुशल उनके
पास बांध या पुल बनाने की हो, उतने ही अच्छे तरीके से वो अपने कार्य को कर सकते हैं। ठीक यही बात शिक्षक के साथ भी होती है। एक शिक्षक जितना अच्छा ज्ञान और व्यावहारिक कौशल होगा, उतना ही अधिक सार्थकता उसे अपने शिक्षण प्रयत्नों में मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो कब होता है? व्यक्तित्व निर्माण होगा तब होगा। ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में, तो ऑप्शन तीनों इसके क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे, इनमें से सभी। तो बच्चे का संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो बच्चे का संवेगात्मक समायोजन का व्यक्तित्व निर्माण कक्षा शिक्षण एवं अनुशासन में प्रभावी होता है। संवेग बालकों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और नैतिक सभी प्रकार का विकास एवं व्यवहार उनके संवेगों द्वारा प्रभावित होता है। अध्यापक वर्ग बालकों के संतुलित संवेगात्मक विकास में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सकता है। विद्यार्थी के प्रवेश या क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चे के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। बालकों के संवेगों को अनुशासित, संयमित और प्रशिक्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा भी हो, बच्चे के संवेगात्मक तनाव को समाप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिए तथा उनके अंदर किसी भी प्रकार की अनावश्यक मानसिक ग्रंथियों को विकास को पनपने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है तो क्या उचित है? कहानी। तो कहानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो कक्षा में विद्यार्थी की रुचि रखने के लिए शिक्षक को क्या उचित होना चाहिए? कहानी सुनाना। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक कहानी का सहारा लेता है। कहानी इस पद्धति में शिक्षण कार्य संपन्न करते समय यह आवश्यक है कि कहानी छोटी या पाठ से संबंधित हो। कहानी की विषय वस्तु और स्वरूप बच्चों के भाषा और साहित्य के स्वरूप को विस्तार देने के साथ साथ पढ़ाना लिखाना सीखने का भी आधार देते हैं। शिक्षक जब पाठ्यक्रम की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में कहानी सुनाते हैं तो बच्चे के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता है, जिससे बच्चों में शिक्षण के प्रति रुचि बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो ये सहयोग करेगा, बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे और शारीरिक संतुलन भी रहेगा, बॉडी भी क्या रहेगी? फिट रहेगी। विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना सहयोग एवं शारीरिक संतुलन के विकास की दृष्टि से उचित है। शिक्षा शास्त्री एक वर्ण के अनुसार बालक को दूसरे बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायता देना खेल का एक उद्देश्य है। व्यायाम एवं खेल के अभाव में बालक का संतुलन एवं उचित विकास संभव नहीं है। सिलर एवं स्पेंसर के अनुसार खेल कूद का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना है। कार्ल ग्रूस के अनुसार बालक को अपनी शक्ति और ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने का प्रशिक्षण खेल देना खेल का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परिवार एक साधन है तो परिवार कैसा साधन है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है? अपने परिवार में सीखता है। तो वो कैसा साधन है? एक अनौपचारिक। और विद्यालय कैसा है? जब विद्यालय की बात पूछी जाए तो एक औपचारिक। विद्यालय के संबंध में पूछा जाए तो दूसरा नंबर इसका राइट होता है। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक माध्यम है। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चा अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों में सामाजिकता का प्रारंभिक पाठ पढ़ता है। जाने अनजाने वह उनके व्यवहार का अनुकरण करता है। बच्चा जाने या ना जाने पर उनके अनुकरण करेगा, जो भी वो करेंगे अनुकरण मतलब सीखेगा, और इस तरह अच्छे बुरे सामाजिक गुणों और आदतों को ग्रहण करता है जो उसके साथ कभी कभी जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। ऐसे परिवार में जहाँ बच्चों को स्वस्थ सामाजिक वातावरण मिलता है और वहाँ बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, सामाजिक रूप से स्वस्थ एवं संतुलित विकास होता है। लेकिन ऐसे घरों में जहाँ पारिवारिक संबंधों की कटुता और
खिंचाव पाया जाता है तथा परिवार के बड़े लोगों में सामाजिक कुसंस्कार और बुराइयां प्राप्त होती हैं, वहाँ बच्चों में भी अवांछित सामाजिक बुराइयां व दोष घर कर लेता है। तो जैसा घर का वातावरण होगा वैसे ही बच्चे का क्या होगा, मानसिक विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति और विकसित कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। ऑप्शन सी इसका। आदर्श रूप से बर्ताव कर, मतलब आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आदर्श रूप से बर्ताव कर सीख सकता है। आदर्श रूप से बर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थी को सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप से प्रस्तुत कर और महान व्यक्तित्व के मार्गदर्शन, व्यवहार और जीवन चरित्र का वर्णन कर विद्यार्थी को आदर्श व्यवहार करने में हेतु प्रेरित कर सकता है। तो इसमें उपयुक्त जो हमारा क्वेश्चन होगा, ऐसे लगेंगे चारों ही ऑप्शन सही हैं, बट जो उपयुक्त क्वेश्चन है उसमें आदर्श रूप से बर्ताव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। कौन सा ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। तो बच्चे की जो कठिनाई है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसे कठिनाइयों को दूर करना। सब्जेक्ट जैसे मैथ पढ़ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे पूछेगा, किससे पूछेगा, टीचर से ही पूछेगा। तो उन कठिनाइयों को दूर करना शिक्षक का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना है, जिससे कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों और योग्यताओं इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कैसे सोचना स्टार्ट करता है? तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कही जाती है। तो जीन पियाजे ने दी थी ये 4 अवस्थाएं। तो पहला जो था संवेगी प्रमुख अवस्था, तो ये 4 अवस्थाएं किसने दी थी? जीन पियाजे ने। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बालक आय सोपान के तीसरे चरण 7 से 11 वर्ष की आयु में किसी मूर्त, वास्तविक, भौतिक रूप से वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है। बालक किसी अमूर्त, काल्पनिक यानी वस्तु, भौतिक रूप से दृश्य न हो वस्तु या घटना के बारे में तार्किक चिंतन आयु सोपान के चौथे चरण या कब 11 से 15 की आयु में प्रारंभ कर देता है। अमूर्त सोचना, मूर्त सोचना कब होता है? जब वो 7वें चरण होता है, जो 7 से 11 वर्ष, और 11 से बाद अमूर्त सोचना, मतलब जो चीज़ दिख नहीं रही है उसके बारे में सोच रहा है। चूँकि प्रश्न में वस्तु या घटना के मूर्त या अमूर्त में से किसी एक का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए मूर्त वस्तु या घटना के बारे में चिंतन को आय के आधार पर इस उत्तर देंगे। तो आय के आधार पर इसका क्वेश्चन क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जो हमारे प्राइमरी का क्वेश्चन है, तो प्राइमरी क्वेश्चन में जब बच्चा सोचता है तो तार्किक रूप से कब सोचेगा? तो इसमें मूर्त संकीर्ण अवस्था जो कौन सी है हमारी, 7 से लेकर 11 वर्ष के बीच की अवस्था है। तो जैसे मूर्त का मतलब होता है, जैसे हमने कोई मार्कर लिया तो बच्चा पूछेगा ये क्या काम करता है मार्कर, इससे लिखते हैं, आप बताओ। लिखते हैं, अच्छा लिखते क्या लिखते हैं? इससे वर्ड लिखे जाते हैं। तो ये क्या होता है इसकी मूर्त स्थिति, मतलब चीज़ को देख करके उस पर क्वेश्चन करना। अमूर्त चीज़ होती है कोई चीज़ दिख नहीं रही है, कोई चीज़ दिख नहीं रही है उसके बारे में बात करना, उसे अमूर्त चिंतन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो किसने पहचाना था? जीन पियाजे ने, जो अभी हमने ऊपर देखे थे। जीन पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संकीर्णतम अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संकीर्णतम अवस्था ये होती है 7 से 11 वर्ष, और होती है कौन सी होती है? जो औपचारिक संकीर्णतम अवस्था, जो सबसे लास्ट वाली होती है। मूर्त संकीर्णतम 7 से 11, औपचारिक संकीर्णतम अवस्था 11 से आगे वाली। तो इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, पूछ लेता है क्वेश्चन, इसमें से भी आ सकता है। तो इसमें 4 अवस्थाएं कौन है? जीन पियाजे ने दी हैं। संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संकीर्णतम अवस्था, और पूर्व संकीर्णतम अवस्था, मूर्त संकीर्णतम अवस्था, औपचारिक संकीर्णतम अवस्था। तो संवेदी पेशी अवस्था क्या है? यह अवस्था बालक के जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक अवधि होती है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के अनुभवों तथा
उन पर पेशी कार्य करने में समझ विकसित करते हैं, जैसे देखकर छूना, पैर मारना आदि होते हैं। इसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। पूर्व संकीर्ण अवस्था। पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था को 2 से 7 वर्ष तक रखा गया। इस अवस्था को पुनः 2 भागों में बांटा है। प्राय संप्रत्यात्मक अवस्था, अंतर्दर्शी अवधि, और प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था से 2 से लेकर 4 वर्ष तक की होती है। इस अवधि में बालक वस्तु के सामने उपस्थित न होने पर भी उसकी मानसिक छवि बना लेता है। अंतर्दृष्टि अवस्था लगभग 4 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवधि में बच्चे की प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है तथा उसमें संबंधित विभिन्न प्रश्नों जानना चाहता है। पियाजे ने इसे अंतर्दर्शी अवधि इसलिए कहा है क्योंकि बच्चा इस अवधि में अपने ज्ञान व समझ के बारे में पूर्णतः जानता है। अब बात करें मूर्त संकेतन 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे के विचार में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शी तर्क शक्ति की जगह तार्किक आ जाती है, परंतु बालक समस्या समाधान हेतु मूर्त परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है। मतलब जो चीज़ सामने देगी उसी पर निर्भर रहेगा। औपचारिक संकेतन अवस्था ये 11-12 वर्ष से लेकर आगे की अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बालक चिंतन अति अमूर्त, लचीला और तार्किक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्प वयस्क बच्चों के अधिक प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो कैसी? संवेदनात्मक। कौन सी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा? अल्पवयस्क बच्चों में अधिकांश प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका संवेदनात्मक होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों में बहुत भावुकता और संवेदनशीलता होती है। हमारे द्वारा अनजाने में किसी भी जाने या मासूम सा गलत व्यवहार उसके लिए घातक सिद्ध होता है। अभिभावक को अपनी इच्छाओं और मान्यताओं और आदर्शों को उसके ऊपर नहीं थोपना चाहिए। व्यर्थ में हर समय उसकी आलोचना करते रहने में हम अल्पवयस्क बच्चों की सहानुभूति खो बैठते हैं तथा वे हमें अपना शुभचिंतक न समझकर अपने मार्ग में रोड़ा मानने लगते हैं। अल्पवयस्क बच्चों को आलोचनाओं की आवश्यकता नहीं, बल्कि ऐसे आदर्श व्यक्तियों की आवश्यकता है जिसके व्यवहार का वे अनुकरण कर सकें। उन्हें ऐसे माता पिता अध्यापकों की आवश्यकता है जो उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं का पर ध्यान दे सकें, उनके आत्मसम्मान और स्वतंत्र दृष्टिकोण की यथासंभव रक्षा करते हैं, उसे पूरा करते स्नेह दे सकें और पथ प्रदान कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय व कक्षा में। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। को अनप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया गया है, तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति के लिए। नेक्स्ट शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट विद्यालय द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निर्भरता। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट हो जाए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो अनप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक और छात्र में समय समय पर वार्तालाप आवश्यक है तथा शिक्षण कार्य के दौरान प्रश्न को पूछना पठन कार्य के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। शिक्षक द्वारा छात्र से प्रश्न पूछने में से छात्रों में शिक्षण कार्य के दौरान एकाग्रता बनी रहती है, जिससे वह पाठ को अधिक अच्छी प्रकार से समझता है। सही बात है। बचपन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, तो ऑप्शन डी बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो बचपन है वो क्या है? वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बचपन का संवेद दृष्टिकोण मान्यता बचपन दृष्टि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकांशतः परामर्श दिया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
तो परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, तो ये इसका सही हो जाएगा। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण देने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाना है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18वां। असंगठित घर से आने वाला बच्चा अपने अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। तो स्वतंत्र अध्ययन करेगा। असंगठित घर में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव स्वतंत्र अध्ययन में करता है। असंगठित घर में आने वाले बच्चे पर उसके परिवार का विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके अनुशासन और आत्मनिर्भर जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इस गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप कैसे देखेंगे? उसके साथ संतुलित रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह के उसे अनुप्रेरित करेंगे। मतलब जैसे जैसे वो प्रगति करेगा उस तरह के उसके साथ क्या करें? अनुप्रेरित करते रहेंगे आगे। एक बुद्धिमान छात्र जैसे अधिक प्रगति कर सके उसके सभी उसी तरह से अनुप्रेरित करेगा। इस तरह के छात्र के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा देने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी बातों का समावेश किया जाना चाहिए कि जिनसे द्वारा प्रतिभाशाली बच्चे को कुछ नवीनता का अभाव हो और उसे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के उचित अवसर प्राप्त हो सकें। इसके अतिरिक्त निम्न कार्य किया जाना चाहिए: स्वतंत्र रूप से कुछ परियोजनाओं को चलवाना, स्वाध्याय और विशेष पुस्तकालय अध्ययन के लिए प्रेरित करना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से विशेष स्थानों को भ्रमण करना, विद्यालय में आयोजित पाठ्यांक क्रियाओं का आयोजन सक्रिय भाग लेना, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपना और विद्यालय के कार्यों को हाथ बटाने के लिए अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, उसे उनकी उचित और आप उसके विषय के अनुरूप रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो मतलब जैसे कोई बच्चा चित्तवृत्त है, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसकी रुचि देखेंगे बच्चे की, आप उसके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ये नहीं कि डांटेंगे, डंडा मारेंगे, पढ़ ऐसा नहीं करेंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की रुचि नहीं ले रहे हैं तो उनकी रुचि व अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, जिससे उसकी अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। विद्यार्थी के ध्यान को आकर्षित करने की विविध विधियों से परिचित होना विधियों शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब जो वो सीखना चाहता है उससे शिक्षक को जानना चाहिए वो कैसे सीख सकता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो व्यक्ति के ध्यान को उत्पन्न और नियंत्रित करते हैं। इन तथ्यों को प्राय 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: बाह्य तथा विषयगत। जो वातावरण के साथ संबंधित होते हैं उन्हें आंतरिक तथा विषयगत, और जो स्वयं व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो दृश्य साधन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। श्यामपट्ट को किस में रखा जाएगा? दृश्य साधन के, मतलब उसे हम देख ही तो सकते हैं, ना तो वो बोलता है, तो उसमें हम लिखते हैं वो चीज़ को हम दृश्य साधनों के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद 22, 13। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो कौन सी कुशलता से? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। तो सभी इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या मिलता है? तो लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है क्लास में तो ऐसा नहीं उसे डांट दो, नहीं अब मत पूछ, बहुत पूछ लिए, तो उसे प्रोत्साहन करना चाहिए। तो और क्वेश्चन पूछ सकते हो और डाउट पढ़ के आइए घर से और क्वेश्चन पूछ सकते हो।
शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये फ्रावेल थे। तो देखेंगे किंडरगार्टन तो ये कौन थे इसके? फ्रावेल माने जाते हैं। फ्रेडरिक फ्रावेल ने शिक्षा के किंडरगार्टनर पद्धति का प्रतिपादन किया था। किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? मतलब आपके जो अभिभावक हैं कभी विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। तो शिक्षक क्या करेगा? आप उनसे मिलने जाएंगे। कोई अभिभावक नहीं आ पा रहे हैं तो उनसे मिलने जाएंगे। बात क्या है, क्यों नहीं आ रहे हो? एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप स्वयं उनके मिलने जाएंगे और उसके बच्चे की शिक्षा और शिक्षण कार्यों आदि का ज्ञान अभिभावक को कराएंगे। बच्चा आपका क्या सीख रहा है उसका रिपोर्टिंग कार्ड सारी चीज़ें उनको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। तो खेल विधि, शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो इससे बच्चे का विकास भी होगा जब वो खेलने जाएगा और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी होंगे। तो उसका दिमाग भी चलेगा, कोई खेल कैसे खेलना है, क्या करना है, बच्चों के साथ कैसे बातचीत करनी है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे। डिसलेक्सिया संबंधित है। तो पठन विकास से संबंधित है डिसलेक्सिया। तो जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें डिसलेक्सिया कहा जाता है। जैसे बात करें डिसलेक्सिया पठन विकास संबंधित है। डिसकैलकुलिया गणित संक्रिया से कठिनाइयों से संबंधित है। एफेजिया मौखिक अधिगम से दोष से संबंधित है। डिसग्राफिया जो डिसग्राफिया है वो लिखने वाला विकार है, जो सही से लिख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। तो कैसे होना चाहिए? किसी ज़रूरतमंद बच्चे की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए कैसे? दूसरे सामान्य बच्चे के साथ होना चाहिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन दूसरे सामान्य बच्चों के साथ करना चाहिए जिससे उसके अंदर हीन भावना और ना पनपने पाए और उनके इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए जिससे उनके अंदर उत्साह का संचार हो सके और जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है। तो ये क्या है? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना, कोई नई चीज़ सीखेंगे। इसका कंटेंट पढ़ते हैं। अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना है। बच्चों का ध्यान अत्यंत अस्थिर रहता है और थोड़े समय बाद दूसरी वस्तुओं में बदलता रहता है। केवल एक बात जो इस अंतर को भर सकती है वह है उत्साह एवं रुचि का जागरण। मतलब अगर बच्चे में क्या है, उत्साह और रुचि है, तो उसको देखता रहेगा। यदि शिक्षक द्वारा कक्षा में ऐसा रोचक वातावरण बनाया जाए कि बच्चा उसमें रम जाए तो बच्चे के ध्यान को सीखने के अच्छे ढंग से अभिप्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरण का मतलब मोटिवेशन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा जाता है कि अभिप्रेरण शिक्षण का एक महापथ है। अगर किसी बच्चे के अंदर मोटिवेशन अच्छा है तो वो सीख सकता है उसे। अभिप्रेरण 50% शिक्षण है। अगर किसी बच्चे में पढ़ने की लालसा है तो उसके 50% शिक्षण हो गया ये मानो। ऐसा कोई भी कार्य, ऐसी कोई भी वस्तु या लक्ष्य जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए संचालित कर दे अभिप्रेरण कहलाता है। अभिप्रेरण में अच्छे, अत्यंत साहचर्यपूर्ण, सुखद भावात्मक संबंध जो शिक्षण और छात्र के मध्य स्थापित होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके अभिप्रेरण में बहुत सहायक मिलती है। इसका अधिक से अधिक प्रभावी शिक्षण की अपने कार्य के प्रति रुचि और अभिवृत्ति से भी संबंधित है कि वह किस प्रकार का वातावरण कक्षा में सृजित कर सकता है और कितनी उसके द्वारा प्रस्तुत की बच्चों की स्वीकार्यता है। तो ये अभिप्रेरण क्या होता है? बच्चे में अगर अभिप्रेरणा है, सीखने की लालसा तुमने जगा दी तो 50% वो चीज़ सीख गया है मानो, ये बताया जा रहा है। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को
तो कक्षा 5 की न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करेंगे? ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। न्यून मतलब उसे न्यून दृष्टि है, उसे कम दिखता है, तो उसे क्या? ऑडियो सीडी मतलब उसे ऑडियो आवाज़ देनी चाहिए जिससे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। इसके देखते हैं कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले मतलब उसे कम दिखने वाले बच्चे को साथ कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। जो बालक पूरी तरह से अंधे व काफ़ी अधिक अंधे नहीं होते हैं, बल्कि जिनकी दृष्टि कमज़ोर और किसी या दोष जैसे रंग संबंधी अंधापन, दृष्टि एकाग्रता संबंधी दोष से युक्त होता है, तो उनकी शिक्षा प्राय सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ ही संपन्न होनी चाहिए। उनके लिए सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम होता है और उनके वैसे ही अधिगम देने का प्रयत्न किया जाता है। भाग 2 देखेंगे इसका, यूपी टेट का जो भाग 2 है वो देखेंगे। तो हिंदी जो इसका लैंग्वेज है, तो इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल के पर्यायवाची कौन कौन सा है? तो नीरज, जलज, जलद, अम्बुद, बारिद, मेघ, जलधर इत्यादि बादल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें अम्बुद क्या है? बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नीरज, नीरद हो जाएगा। और इसमें तो अम्बुद भी हो जाएगा फिर तो। अम्बुज है, अम्बुद नहीं। जो पीछे दा होगा ध्यान रखेंगे, इसकी ट्रिक होती है पीछे बादल में, जैसे नीरज तो नीरज नहीं होगा, नीरद होगा, तो नीरद हो गया। नीरज, जलद, अम्बुद, बारिद, तो ये पीछे दा होगा। बादल के पर्यायवाची में पीछे दा होगा, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही कमल के पर्यायवाची में नीरज, तो ये कमल, नीरज किसका है? कमल का है, तो ये नीरज कमल का पर्यायवाची। अम्बु भी किसका है? कमल का पर्यायवाची है। अम्बुज भी कमल का पर्यायवाची है, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। पीछे जा आ रहा है इसमें, और इसमें दा आएगा तो वो किसके? बादल के पर्यायवाची होंगे। नीरद, जलद, अम्बुद, बारिद, मेघ, जलधर इत्यादि क्या? बादल के पर्यायवाची हैं। नीरज, अम्बुज कमल के पर्यायवाची, अम्बु पानी का पर्यायवाची है। अम्बु लास्ट वाला कौन सा है? ये वाला पानी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इंद्रियों कौन जीतता है? जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो ये कैसा शब्द है? एक अव्यय शब्द है। आहा क्या है? अव्यय। अव्यय जिसका विकार ना हो उसे अव्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा है? पानी पुल्लिंग शब्द, शेष कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। तो पानी कौन सा है? ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, पानी पुल्लिंग है और सभी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे? अच्छा है और अच्छी के बाद, जैसे नदी अच्छी है ना कि अच्छा है, तो इसलिए स्त्रीलिंग हो गई। इलायची को अच्छी बोला जाता है ना कि अच्छा, तो इसलिए स्त्रीलिंग। प्यास अच्छी है ना कि प्यास अच्छा है, तो इसलिए स्त्रीलिंग। तो अच्छा अच्छी को देख लेंगे, पानी अच्छा होता है ना कि अच्छी, पानी अच्छी नहीं बोलते हैं, पानी अच्छा है, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। तो अच्छी अच्छा लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं खुद। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पौधन अन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अयादि संधि हो जाएगी इसमें। अब देखेंगे इसमें से को प्रत्यय शब्द देखेंगे, प्रत्यय किसमें लगे? घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या है? तो घुमक्कड़ में जो प्रत्यय आपका अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है घुमक्कड़ में। डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा है? ईया प्रत्यय लगा है डिबिया में, कौन सा? ईया प्रत्यय। बिच्छुक में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बिच्छुक में उक प्रत्यय लगा है, तो बिच्छ होता है, और बिच्छुक में उक प्रत्यय लगा है तो बिच्छुक हो गया। ठीक है, तो बिच्छू प्लस उक, तो बिच्छू प्लस उक मिला के क्या हो गया? बिच्छुक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गए हैं। हाँ 8 हो गए, 9 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। बर्तनी, तो बर्तनी किसकी सही है? तो ऑप्शन ए आनुशांशिक बर्तनी सही है, जिसमें एक प्रत्यय लगा होता है, उसका बड़ा जो आगे वाला होता है उसमें बड़ा डंडा हो जाता है, तो आनुशांशिक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन इसका अंत्यश्री, तो अंत्यश्री कैसे सही लिखा जाता है? आ में ता भी आधा होगा, फिर या और अंत्यश्री।
तो ये वर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सुषमा, कौन सा राइट है, तो सुषमा ए वाला राइट है इसमें, ऑप्शन ए इसका सही है। सुषमा षटकोण वाला सा बनेगा। नहीं देखें बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है इसमें, तो अपादान, मतलब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है तो अपादान कारक कहा जाएगा। नीचे कारक कितने होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर है तो वो क्या है, युधिष्ठ। युद्ध में स्थिर को क्या कहते हैं, युधिष्ठ, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। शैव कहते हैं, तो शैव किसको कहते हैं, जो शिव की उपासना करता हो उसे शैव कहा जाता है। किसको, जो शिव की उपासना करता हो। वाचाल कहते हैं, वाचाल किसको कहते हैं, जो बहुत बोलता हो। सबसे ज़्यादा वाचाल किसे हो, बहुत ज़्यादा वाचाल हो रहा है तो वो सबसे ज़्यादा बोलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये काफ़ी बार पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे, कभी कभी, तो ये क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाले योजक चिन्ह को क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहा जाता है। आसपास के बीच में लग जाए, आसपास, तो ये शब्द बीच में एक डैश लगता है, उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। कितने 17 क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन। एक नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है, नई क्या है ये, तो ये विशेषता है, साड़ी की विशेषता है, नई है, इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है। किसी की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आम्र क्या है, तत्समय, आम का आम्र हो जाता है, तो आम क्या है, तद्भव है, आम का तत्सम हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्प तद्भव शब्द चाटिए, तो तद्भव क्या हो जाएगा, मुँह। मुँह का क्या हो जाता है, मुख होता है, क्या होता है, मुख। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखेंगे यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी रात का पर्यायवाची, किसका है, रात का पर्यायवाची। दिनकर, रवि, असुमाली, ये किसके पर्यायवाची, अंशुमाली, ये सूर्य के पर्यायवाची। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मनः धन रथ, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मनः धन रथ। विद्यार्थी उदाहरण है, कौन सी संधि है इसमें, तो दीर्घ स्वर संधि है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। दिग्भ्रम उदाहरण है, तो दिग्भ्रम किसका उदाहरण है, कौन सी है इसमें, व्यंजन संधि है। दिग्भ्रम में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। दिक धन भ्रम ना मिलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, दिक भ्रम में कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। द्विग समास का उदाहरण कौन सा है, तो नवग्रह। द्विग समास में नवग्रह मतलब 9 ग्रह, जिसमें संख्या बताई जाए, ग्रह कितनी, किसी की संख्या बता दी जाती है, उनको द्विग समास कहते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता, इसे द्वंद्व समास बोला जाता है। ठीक है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। पीताम्बर, कैसा है अंबर, पीला है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। जब विशेषता बताई जाती है तो कर्मधारय समास बोला जाता है। अब जहाँ कर्मधारय होगा तो उसे बहुब्री समास कहा जाएगा। ठीक है, माता पिता में कौन सा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी में कितने वर्ड हैं, तो देवनागरी में 52 वर्ड हैं। सर्वनाम के कितने वेद हैं, तो सर्वनाम के 6 वेद हैं। सर्वनाम के कितने वेद हैं, 6 वेद हैं। तो सर्वनाम के 6 देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, कुछ शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। तो अपमान का अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपसर्ग क्या हो जाएगा, अप। दुर्वस्था में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पराजय में क्या हो जाएगा, परा हो जाएगा, परा धन जय। ठीक है,
परा का अर्थ होता है दूर, उल्टे, कम और से होता है। परा का मतलब क्या होता है? उल्टा, दूर या कम से होता है। तो ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन खत्म हो गए। इसके बाद आएंगे किसके? इंग्लिश वाले क्वेश्चन। पार्ट थर्ड कौन सा होगा? इंग्लिश वाला। तो लैंग्वेज के 3 पार्ट रहते हैं, तो इसमें कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, जिसको जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज में आएंगे और सेकंड लैंग्वेज में आएंगे, जो भी आप चूज़ करना चाहो उस लैंग्वेज में आप दे सकते हो। देखें, अगर जिसका भी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है सेकंड लैंग्वेज में, तो वो स्किप कर दे, आगे बढ़ जाए और अपना संस्कृत का अटेम्प्ट करे। तो उसके लिए जो इंग्लिश का देना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले ज़रूर देखें इसको, और जो इंग्लिश से नहीं, जिनका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो अपना स्किप कर दे, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा स्क्रॉल करके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो कौन सा इसमें करेक्ट है? तो जैक लव्स म्यूजिक, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? सी इसका राइट हो जाएगा। तथा ऑब्जेक्ट का क्रम अंग्रेजी भाषा के वाक्यों क्लोजेज को सही अर्थ के प्रकट करने में सर्वनाम क्रम है। यहाँ वाक्य में लफ्ज़ क्रिया के रूप में है और जैक व्यक्ति का नाम है। तो सब्जेक्ट है, जो म्यूजिक जो कि एक नाउन है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो एस भी, तो इसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में इसको रखेंगे। तो कौन सा? तो जैक नाउन हो गया और लव, ठीक है, उसके बाद म्यूजिक। तो ये ऑप्शन इसका सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम याद रखेंगे हमेशा। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु यू वेंट विद, तो इसमें क्या लगेगा? हर लगेगा, वेंट विद हर। ठीक है, व्हाट आर द वर्ड दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड, तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, पैलिंड्रोम। तो सही वर्तनी कौन सी है इसमें? ये वाली है शब्द जिनके पीछे कोई भी समान स्पेलिंग द्वारा व्यक्त की जाता है, उन्हें पैलिंड्रोम विलोम शब्द या विलोम वाक्य कहा जाता है। जैसे मैडम, रोटर, रिफर या सिविस। तो ऐसे शब्द जिनके किया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। तो बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका? बॉक्सेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। तो लीव्स का सिंगुलर क्या हो जाएगा? तो लीप हो जाएगा। लीव्स का सिंगुलर क्या हो जाएगा? लीव, पत्ती। ठीक है, विच इज नॉट एन एंटोनिम्स ऑफ द गिव वर्ड। लवली का क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल। लवली का मतलब सुंदर होता है। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अगली, ब्रेव और अवफुल होंगे। इसके लिए टेल शब्द का विलोम नहीं है, क्योंकि टेल का अर्थ होता है लंबा। तो कौन सा नहीं है लवली का? तो लवली का कौन सा नहीं है? टेल नहीं है। तो ये हो जाएगा। तीनों ऑप्शन क्या होंगे? ये आपके इनके विलोम शब्द एंटोनिम्स कहे जाएंगे। चूज द बेस्ट आंसर। व्हाट इज द योर सिटी लाइक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इट्स स्मॉल पुट नाइस। तो इसका ये सही हो जाएगा। व्हाट इज द योर सिटी लाइक का अर्थ होता है आपका शहर कैसा लगता है या आपका शहर कैसा है। अतः उत्तर सही अनुभव होना चाहिए। इसके आधार पर सर्वोच्च उत्तम इट्स स्मॉल पुट नाइस। यह छोटा है परंतु स्वच्छ है। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द विक्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। तो इसका क्या हो जाएगा? लाउडली हो जाएगा। वाक्य में सब लाउड को एडजेक्टिव है से बना शब्द लाउडली का प्रयोग किया गया है। वाक्य में पास्ट सेंटेंस की वर्ब
स्लेप्ट को क्वालिफाई करने का बाद लाउडली एडवर्ब क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। थ्रोट तो क्या हो जाएगा, ड्रॉट का क्या हो जाएगा आपका, ड्रॉट, तो ड्रॉट का जाएगा फ्लूड, तो अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्लूड। अनावृत्ति का क्या हो जाएगा, बाढ़ या अतिवृत्ति, फ्लूड। चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग इज द गिवन वर्ड। एबिलिटी का क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, इनएबिलिटी। विच इज द प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, टेक, चीफ और बिहेव, तो इसका क्या हो जाएगा, मिसबिहेव, मिस्टेक, तो ऐसे इनमें लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मिस्टेक, मिसचीफ और मिसबिहेव, तो ये क्या हो गए, तीनों मूल शब्द हैं इनके, ठीक है। इनको अर्थपूर्ण अलग बना देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इज करेक्ट प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन करेक्ट क्या रहेगी, तो ही डायल्स, तो इसमें इन लग जाए, इन राइस। रिक्तदान प्रीपोजिशन का इनका प्रयोग उचित होगा। फ्रेज वर्ब डायल्स इनका प्रयोग होता है, तो डायल्स इनका प्रयोग किया जाता है। व्यापार करना, लेन देन, अर्थात वी डील्स है, हाँ डील कर रहे हैं किसी चीज़ के, वह डील करता है इन राइस की, चावल की क्या करता है, डील करता है, वह चावल का व्यवसाय करता है। नेक्स्ट देखें, विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, स्पून, माउथ, तो ये क्या आएगा, फुल, इसमें क्या लग जाएगा, फुल लग जाएगा। स्पून माउथ के सभी प्रत्यय फुल लगा जाएगा, इसके लिए स्पून फुल, माउथ फुल बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फॉलोइंग द क्वेश्चन द बिलो चूज द बेस्ट आंसर। शैल वी गो टू द जिम नाउ, तो इसमें नॉट एट ऑल, तो नॉट एट ऑल इसका राइट हो जाएगा। शैल वी गो टू जिम नाउ का उत्तर होगा एफर्मेटिव दिया गया है, इसमें अथवा नेगेटिव में है, अतः दिए गए वाक्य में केवल नॉट एट ऑल ही इसका सर्वोत्तम उत्तर होगा, सकारात्मक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस द टेल गिल मेट एट बॉय, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन टेल आ जाएगा। चूज द ऑप्शन विच ऑफ द कैन नॉट एड ER एट द एंड फॉर्म एंड न्यू वर्ड, तो इसका ऑप्शन गलत माना है, कोई क्वेश्चन नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द बेस्ट ऑप्शन द कंप्लीट ऑफ गिवन सेंटेंस देयर आर नॉट मैनी पीपल हियर, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी मैनी आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मैनी का प्रयोग किया जाएगा। चूज द बेस्ट ऑप्शन द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यू शुड डू, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी डू योर होमवर्क। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, आई लेंड माई पेंसिल हिम, माई पेंसिल लेंट हिम, माई पेंसिल हिज आई लेंड, ऑप्शन डी आई लेंट हिम माई पेंसिल, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। चूज द ऑप्शन द विच यूर कैन एड ly एट द एंड द फॉर्म ऑफ न्यू वर्ड, तो ly किस में लग सकता है, न्यू वर्ड बनाने लगे लेटली, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, तो नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चूज द, ध्यान रखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सी इसका राइट होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें कौन सी, रिसीव, ऑप्शन डी इसका राइट है, RECIVE रिसीव। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो फिर से करेक्ट है, प्रोसेस इसका, ऑप्शन बी इसका राइट है, POSSESS प्रोसेस। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट छांटनी है, तो मैथमेटिक्स
तो एम ए बीच में दी तो एम ए यहाँ भी आएगा, एम ए बीच में भी आएगा, एम ए बीच में दी, एस से पहले टी आई सी, तो इसमें एक ए आना चाहिए। एम ई के जगह पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए इस जगह पे। तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। विच इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, क्वेरल, क्वेरल, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेरी। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द ऑप्शन ऑफ द नियरेस्टली द सेम मीनिंग। एंशियंट का क्या हो जाएगा, एज्ड। एंशियंट का नियरली कौन सा हो जाएगा, एज्ड हो जाएगा। चूज द ऑप्शन द नियरल सेम इन मीनिंग, प्लेंटी, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉट। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी माने बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में, और लॉट माने भी बहुत मात्रा में होता है। चूज द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंस, राइट प्रॉपरली, डू इट, डोंट, राइट एट ऑल, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी और सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वर्ड द कैन जॉइन द गिवन टू गिवन सेंटेंस, तो क्या बीच में लगेगा इसमें, ही इज प्रेटी डैश फुल स्टॉप, ही इज प्राउड, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए पुट लगेगा। इसमें कंजक्शन कौन सा आएगा, पुट आएगा। ऊपर वाले में कंजक्शन क्या आया था हमारा, और आया था। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ब इज द गिवन सेंटेंस, द लीव्स वर येलो एंड सिल्की, स्टिकी, येलो एंड स्टिकी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर इसका राइट हो जाएगा। दिए हुए वाक्य में द लीव्स वर द येलो स्टिकी में पत्तियों, नाउन की विशेषता येलो स्टिकी की सहायता क्रिया वर प्लूरल का प्रयोग बताई गई है। अब देखते हैं संस्कृत वाले। जो लोग संस्कृत लेते हैं, इंग्लिश नहीं लेते, उनके लिए, और जो लोग इंग्लिश लेते हैं वो नहीं देखें, वो इसको स्किप कर दें, आगे की ओर बढ़ें, आगे वाले सब्जेक्ट में जो भी आगे वाला सब्जेक्ट आएगा तो वो देख सकते हैं इसको, उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें एक श्लोक दिया गया है, इसको पढ़ना है, इसके हिसाब से इसमें उत्तर देने हैं। तो पुरुष्या भूषणम किम, किम, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बाक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, और इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन देने हैं। कितने क्वेश्चन हैं इसके, टोटल 6 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की सज्जी करोती, तो इसका क्या हो जाएगा, वाणी, मनुष्य की सज्जी करोती वाणी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नश्यन्ति इत अर्थे की पद प्रयुक्तम, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, छियन्ते, तो छियन्ते क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अत्र श्लोके हारा इत पदस्य की विशेषणम पदम, तो इसका ऑप्शन डी चंद्रोज्ज्वला, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, चंद्रोज्ज्वला। अत्र श्लोके धार्यते इत क्रियापदस्य की कर्तव्यपदम, तो इसका कौन सा ऑप्शन बाड़ी राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चंद्रोज्ज्वला इत्य पदस्य संधि विच्छेदे अस्ति, तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, चंद्रधन उज्ज्वला, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एक संधि विच्छेद पूछ लिया, इसको तो आप सही कर सीख सकते हो। नेक्स्ट दिया है अधोलिख पद्यांश पठत्व दिया गया है, इसमें से 7 से 15 तक इसमें क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक आप पढ़ोगे। इसको वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो ध्यान से, ठीक है, क्या बोल रहा है, और इसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। तो आप देख सकते हो, इसको पॉज कर सकते हो, मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ। पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। कत छात्रा कुरुकुले पठन्ति स्म
तो ऑप्शन इसमें क्या है, तो दोष है, इसमें क्या है, पठन्ते इसमें होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। गुरुकुल में 200 छात्र पढ़ते हैं, कितने छात्र, तो इसमें संख्या दी गई होगी, 200 छात्र पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ पर कैसा दिया गया है इसमें। वैदराज का पृष्ठवान, तो ऑप्शन ए इसका राष्ट्र हो जाएगा प्रधानाचार्यम। वैदराज का पृष्ठान तो वैदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेहस्य इत पदे प्रत्यय अस्ति, तो ऑप्शन क्या होगा, ल्यस्प्य। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कथादन कथ्य स्थित्य। नेक्स्ट देखेंगे। तित्यजंती इत पदे धातु अस्ति, तो इसका ऑप्शन तत्यज सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नगर स्थिता इते पदे समास है अस्तित्व, तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें, नगर स्थिता में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। भोजना दिव्य अवस्थान पदे विभक्ति अस्ति, तो कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी इसमें, भोजना दिव्य अवस्थान में। ठीक है। अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते इति क्रियापदन्ते कर्तृत्वपद किम, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नरहा, नरहा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 13 के बाद 14 देखेंगे। कोपी पदे संधि अस्ति, तो इसमें कौन सी संधि होगी हमारी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। कोपे पदे विसर्ग संधि अस्ति, पद पदानांतरित सूत्र के अनुसार जब किसी पद के अंत में एड ए ओ आए, उसके बाद अ आए, तो पूर्ण और पद के स्थान पर क्रमशः ए और अ हो जाता है। वहाँ पर पूर्ण रूप से सूचक अवग्रह गुरु का चिन्ह लगा होता है, उसे पूर्ण रूप संधि कहते हैं। कौन सी, पूर्व रूप संधि कहा जाता है। कोदनापि कोड़पि, तो ये संधि हम देख लेंगे इसमें। वृक्षेदनपि वृक्षेपि, बनेदनत्र बने, कोदनाभूत कोबन, तो ये हम सारी संधि को पॉज करके आप लिख भी सकते हो और ध्यान से दे सकते हो। प्रसद्दोदनपि प्रसद्दोपि, सोदन अवदम सोबधन, सुको अपेदन सुसोपी, तो ये हम ध्यान से देख सकते हैं, इनको आराम से आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। अत्र मम उपयोग न अस्ति इत वाक्ये मम सर्वमपदम कस्मे प्रयुक्तम, तो सबसे ज़्यादा वैदराज राजाया, तो ये सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। निम्न सर्वाधिक मनीची विकल्प चित्वा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेख है लघु वर्तते चेत तृतीय पुरुषम पूर्यतु बिना अस्त प्रस्तुत वाचा अध्वन्यात्म की रीत्या तथा अतार्क्य रिव पूर्णतया तु, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा। वक्ता एक मत माता ग्रहम इदानी पर्यंत अब आगतवती वा, वक्ता टू आम भाषणम भाषण ऋग कौशल में अत्र वाक्य दोष, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रथम वक्ता। 17 के बाद 18 देखेंगे। लेखन समय संलग्नशीलता क्रम मेघत क्रम क्या कहा जाता है, तो इसको विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नटाना सूक्त समूहवाचक पदम, तो इसको क्या कहा जाएगा, पात्र, क्या कहेंगे, करेक्टर। इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्टर। सूर्य कदा भविष्यति अयम प्रश्न, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, भविष्यतकालीन
भविष्यकाली, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 314 प्रबोधनात्मक प्रोत्साहनात्मक विषय लेख पठन लेखन विशेष अवधान नावस्यम विशेषतम कस्या भाषायाम। तो कौन इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए अन्य विदेशीय भाषासु। कौन सी? अन्य विदेशी भाषासु। नेक्स्ट देखेंगे तथ्योदंत्यो का जो संज्ञानात्मक स्वरूप प्रदर्शयति। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, सांपूर्त्य विश्लेषणात्मकता। नेक्स्ट देखेंगे 23वां भाषा बग मने परीक्षणे च पत्राधार इंद निर्देशति। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, विद्यार्थी नाम अवग नावे वृद्धि सूचक कार्य संग्रह निश्चित काले। पठन समय विसंज्ञाम अर्थ क्या होगा? डिकोडिंग। तो इसका हो जाएगा इसलिए क्लिष्ट समस्या समाधानम कर्तुत्वम। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट हो जाएगा। भवान पृच्छतु अस्माक लक्ष्य किम अहम अनेक पदेम उत्तरम वदामि विषयम एकादृश्य प्रश्नम। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सहज। क्या हो जाएगा? सहज। ये ऑप्शन 26 एक सहायक गवाल च समीपे आसीन भवान गवाच पिहितुम इच्छाति भवान त कथम अनुरोध करोति। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भवता गदाम विपस्तु शक्यते वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संभाषणामिद पठतु अत्र अध्यापकः अथवा भवान कथा पुस्तकमेक पठितुमिच्छति। तो शिष्य का आम अध्यापक आम कृपा। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पठानम कर्तव्येन येन सूचयति। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। का प्रकारम शब्द। तो कौन सा वर्ड है? रचनात्मक। कह प्रकारात्मक शब्द क्या है? रचनात्मक। अध्ययन समय विशेष पदम सस्यते शिस्म सस्य संभावनातम अत्राय केंद्रीय करोति। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, सुंदर भानुगुण मर्थम। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पत्र वाहक एकादश वादने पत्र वितरी पत्रवाहकेन एकादश वादने पत्रं वितरितम् उपरिदयतो द्वयो वाक्यो भेद स्पष्टीकरोतु छात्राणाम् अवधानात्मक उपयुक्त मक्ति। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पद प्रयोग प्रवेदन। इसी इसका राइट हो जाएगा। इस कंटेंट आप देखते रहेंगे ध्यान को पॉज करते करते। अब इसमें आ गया हमारा भाग गणित का। चौथा भाग कौन सा? गणित का। हमारा लैंग्वेज ख़त्म हो गया, इसके बाद चौथा। पहला क्वेश्चन है आपका गणित में, सामान्य गणित का। 1 सही 1/2 कितने आधे हैं? तो कितने आधे हैं? तो इसका जो सॉल्यूशन दिया है इधर, 1/2 कितने आधे हैं? 1 सही 1/2 कितने आधे हैं? तो 3 आधे हैं। कितने आधे हैं? 3 आधे हैं। पहला आधा, दूसरा आधा, 3, तभी तो मिला के 1 सही 1/2 बनेगा। तो कितने आधे हैं? 3 आधे हैं। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये हमें व्यंजन दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारा पहले क्या सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से। तो पहले हम गुणा करें, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, उसमें लास्ट में घटाएंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखेंगे, क्रम रखेंगे। तो इसमें पहले देखो क्या किया है, इसने गुणा किया है। गुणा के बाद सेकंड स्टेप हमने क्या किया है, इसको जोड़ा है। जोड़ने के बाद लास्ट में क्या करेंगे? घटाना करें। ये इसका क्रम है, ध्यान रखेंगे।
तीसरा क्वेश्चन है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिमाप पर सीमा क्या होगी। तो क्या होगी 8.2 सेंटीमीटर लंबी, तो क्या है ये, लंबे भुजा वाले वर्ग, तो ये वर्ग है, इसकी 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिमाप सीमा क्या होगी। तो परिसीमा, तो प्रत्येक भुजा कितनी 8.2 है, तो वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं कितनी, तो 8.2 में हम कितने का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो वो आंसर हो जाएगा 32.8, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 1 टन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण उसमें 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, 20 में से 3 लीटर चला गया, तो टिन के बर्तन में तो कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, तो 3% चला गया, तो बचा कितना 17%, तो कितना बचा 17 बचा, कितने में से 20 लीटर में से इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो उसकी जो 85% कितनी पेट्रोल रहेगी, 85% पेट्रोल रहेगी इसमें। ठीक है, कितना जो चला गया उसे उसमें से घटा देंगे, 20 में से 3 चला गया तो उसे घटा दिया, और जो बचा कितना, अगर यहाँ ये पूछता कितना पेट्रोल परसेंट में चला गया तो 3 बट्टे करते, 3/20, कितना 3/20 करते, तो कितना पेट्रोल परसेंट में पूछता तो 3/20 करते, तो इसमें हमारा कितना आ जाता, जो आंसर होता वो आंसर हमारा आता। ठीक है, अभी इसमें कितना पूछा गया है हमारा, कितनी पेट्रोल बची, तो 17 बची, 3 चला गया 17 बची, उसको वहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य बताएंगे, तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 पेंसिल कितने की है, 20 रुपये की है, तो 6 दर्जन, 1 दर्जन में कितनी होती हैं पेंसिल, 1 दर्जन में 12 पेंसिल होंगी, जैसे हम केले खरीदते हैं 1 दर्जन केले, तो 12 पेंसिल होंगी, तो इसके हिसाब से देखेंगे 1 दर्जन में 12 वस्तुएं, जो भी वस्तु होंगी, तो 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये, तो 6 पेंसिल का मूल्य 40 रुपये, और 12 पेंसिल का मूल्य 80 रुपये। ठीक है, कितना रुपये, 80 रुपये। पूछा कितना है, 6 पेंसिल, तो 8 6 48, कितने 48, तो 480 रुपये, तो कितनी वैल्यू आ गई, 480 रुपये आ गई, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 3 पेंसिल का मूल्य कितना था, 20 रुपये, इसमें हमें दर्जन बनाने हैं, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुणा 3, तो कितने होगी 12 पेंसिल, तो 12 मतलब 1 दर्जन, तो 1 दर्जन कितने की होगी 80 रुपये की। ठीक है, इसमें कितनी मांगी है उसने, 6 दर्जन मांगी, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी आ गई 480, ठीक है, रुपये वैल्यू आ गई। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे, तो 1 ट्राई साइकिल में 3 पहिए होते हैं, जैसे रिक्शा होता है 3 पहिए का, तो 9 में कितना हो जाएगा, 9 गुणा, तो 3 गुणा 9, तो 9 में कितना हो जाएगा, 9 3 27 पहिए होंगे उसमें। कैसे कैसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले। 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, मतलब एक 10 सही 1/3 मीटर लंबी रस्सी है कोई, उसमें से हमने कितना हिस्सा काटा, 4 सही 5/8 मीटर काटा है, तो शेष रस्सी की लंबाई बतानी है हमें। तो इसमें से इसको क्या करते हैं, घटा देंगे, जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था उसी तरह, जैसे 13 से गया था हमारा कितना 3 लीटर, ऐसे इसमें से क्या है रस्सी कट गई कितनी, 4 सही 5/3, तो ये घटा दिया, तो जो घटा के वैल्यू कितनी आई बची, तो वैल्यू आई हमारी 5 सही 7/8, तो इतनी रस्सी बची काटने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अब कौन सा है, 7 के बाद 8वां देखेंगे। 37.188 का जो भाग देंगे 3.6 से भाग देंगे, तो इसको हम कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे। तो जैसे हमारे ऊपर 3 बिंदु, तो नीचे 1000 कर लेंगे, और नीचे भी इसमें भी इसने 1000 कर दिया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 का, तो जो भी इसमें कटेगा तो इसका जो आंसर है उसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं जितनी फास्ट कैलकुलेशन करें। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कितना 999 से लेकर 3000 के बीच
कितने 3000 की 4 अंकों वाली संख्या। तो कितनी संख्या बची 2000 संख्याएँ। कितनी 2000 संख्याएँ। 3000 में से तो 9999 तो होगी नहीं, ठीक है। अब बची कौन सी, इसके बाद क्या 1000 आएगा, 1000 के बाद आगे चलेंगे 3000 तक जाएंगे, तो बीच में कितनी संख्या आ जाएंगी, तो 2000 संख्याएँ आ जाएंगी 4 अंकों वाली। बिना कोई शेषफल के निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। तो कोई शेषफल ना बचे ऐसी कौन सी संख्या है वो 9361 को विभाजित करती है। तो कोई दी गई संख्या कौन सी होगी इसमें, तो इसमें हम चेक करेंगे कौन सी संख्या विभाजित करती है। तो इसमें एक लॉजिक भी हम लगा सकते हैं, विषम का अंतर आना चाहिए। 3 और 1 4 और 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। तो इसमें हम भाग दे के देख लेंगे। तो ऑप्शन इसमें डी राइट बता रहा है, 11 से विभाजित करेगी। कितने से 11 से। कोई भी दी गई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर जो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम संख्याओं के स्थानों का योग 0 हो या 11 हो। सम संख्या और विषम संख्या। तो हमारी सम संख्या कौन सी है, इसमें 4 हो गया, और विषम संख्या तो इसमें 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 + 1 4 हो गया। और दूसरा कौन सा है हमारा 9 और 9 + 6 कितना हो गया 15 हो गया। 9 6 + 15, तो इसमें से घटा देंगे तो 11। तो इनका जो डिजिट सम डिजिट और विषम डिजिट का योग जब करते हैं तो या तो वो 0 आना चाहिए या कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए, तभी वो 11 से विभाजित होगी वो संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक आयताकार टंकी की लंबाई, कोई आयताकार टंकी है, ठीक है, उसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन होगा, मतलब जब टंकी आधी होगी तो गहराई जैसे 1 मीटर है, उसकी गहराई को कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए, तो उसमें आयतन कितना होगा। तो जल का आयतन बताना है। तो टंकी का आयतन, पूरी टंकी का आयतन कितना है 14.4 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। आधी टंकी में आधे का भाग लगा दें 7.2 लीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले हम पूरी टंकी का आयतन निकालेंगे, उसमें आधी टंकी का भाग दे दें, मतलब आधे का मतलब 1/2 से भाग दे देंगे तो वो आधी टंकी का आ जाएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, कोई दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा है जिसमें दोनों के बीच समान अंतर हो। कैसा हो, यहाँ भी x हो तो यहाँ भी x हो। मान लो यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर, इनके बीच में वो होना चाहिए। तो ये समांतर बीच की दूरी कैसी होती है, हमेशा बराबर होती है। कैसी होती है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, हमेशा बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 से 70 डिग्री माप का कोण एक, मतलब 2 से 70 है माप का कोण एक उदाहरण है किसका। तो ये सबसे कौन से किस में चला जाएगा, कोण हम नापते हैं ऐसे करके, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट। जब हम कोण की माप देखते हैं तो इसमें देखते हैं हमारा 90 चलता है, यहाँ 0 से लेके 90 से 180 ये होगा, यहाँ 90 से 180, 180 से क्या होगा 2 से 70, 180 से 2 से 70। तो ये 2 से 70 किस में आएगा, कौन से भाई कोण में आएगा, प्रतिवर्ती कोण में आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, किस में, प्रतिवर्ती कोण में। या तो किसी कोण की माप 180 से और 360 से कम हो तो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। 270 माप कोण को प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है। अधिक कोण 180 होता है, नीन कोण कितना होता है, समकोण 90 का होता है। नीन कोण क्या होता है, 90 से कम को नीन कोण बोला जाता है, ठीक है। 108 और 144 का लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकाल लेंगे, ये वाला हमारा एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आया हमारा 432, दोनों को रख के क्या एलसीएम निकाल दिया 432।
14 के बाद 15वां क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है, उसकी माप दे रखी है, ठीक है। तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो त्रिभुज कैसा होगा, सीधी बात है, समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसमें क्या निकालना है, 64 का अंडूल 64 और 3 अंडूल 64। तो इसमें एक में क्यू है, एक में वर्ग के हिसाब से हम देखेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 8 8 64, ये 8 का वर्ग हो गया, ठीक है। 8 के वर्ग के हिसाब से निकालेंगे, इसे क्यू के हिसाब से, तो ये 4। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 आ गया। माइनस 0.008 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल निकालना है हमें। घनमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल मतलब इसका घन करेंगे। क्या करेंगे, घन करेंगे। तो घन कैसे निकलेंगे इसका, तो घन के निकाले, किसको तोड़ दिया, इसमें जो घनमूल के तरफ -0.2 इसका आंसर होगा। 496 और 318 के योग का निकटतम सैकड़ा में मान होगा। तो निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा, इनको जोड़ दिया तो 814। 814 का सबसे निकटतम 800 होगा, क्योंकि ना तो ये 850 से ऊपर होता तो 900 के आसपास जाता, पर सबसे निकट इसमें क्या दिखाया जा रहा है, 800, क्योंकि और कोई है नहीं। तो निकटतम पूछ रहा है, निकटतम सैकड़ा में पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे निकटतम सैकड़ा। इसका आंसर ए नहीं देंगे आप, ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। जब निकटतम सैकड़ा की बात, तो सैकड़ा क्या होता है, 800 होता है, 700 होता है, ये सैकड़े होते हैं, ठीक है। तो निकटतम सैकड़ा क्या होगा, 800 होगा इसका। 4 - 1/7 को हम हल करेंगे तो ये आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। 7 चौक 28, 28 -1 तो 27, 27 में 7, ठीक है। इसमें हम भाग दे गए 3 से 6/7 आंसर आ जाए। इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन है। संक्रियता, इसको भी हम आसानी से कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम गुणा करेंगे, उसके बाद हम भाग करेंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे, ठीक है। इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, 9 और 7 कितने होते हैं, 16 हो गए, ठीक है। 16 में हमने 4 का भाग लगा दिया, ठीक है, गुणा कर दिया इसमें, तो जो भी हमारा कट के जो भी आंसर आया वो कितना, 20 आंसर आ गया। 4 चौक 16, इसमें काट के आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे भिन्नों का अवरोही क्रम में सजाने का विन्यास। अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, दो 3/8 इनको लिखा है, 3/8 है, फिर 5/6 है, फिर 2/3 है, फिर उसके बाद 5/, इनको देखा है। तो सबसे कौन सा सही है विकल्प, कौन सी बड़ी संख्या अवरोही क्रम में हमें छांटना है। तो इसको हम एक तरह से और कर सकते हैं, सब में 0 लगा के भी हम देख सकते हैं। ऊपर 0 लगा दो, सब में 0 0 से गुणा कर, मतलब 10 से गुणा कर दो, फिर उसमें भाग लगा दो नीचे वाली संख्या से। तो इससे भी हम आसानी से हम निकाल सकते हैं क्रमों को, ठीक है। ये भी एक बेस्ट ट्रिक है इसमें देखने के लिए। जैसे एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारा 3/8 है, 3/8 में हम 0 लगा देंगे, ऐसे 5/6 में भी हम 0 लगा देंगे, ऐसे 2/, इसमें भी 0 लगा देंगे, और ऐसे 5 इसमें भी हम 0 लगा देंगे। इसमें भाग दे के देख लेंगे, जौन सी संख्या बड़ी है और छोटी है उसको हम अपने क्रम में सजा देंगे। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उसने उनमें से वह 14 खो दिया, फिर भी 6 रह गया। मतलब कितनी मार्बल थी, कुछ मार्बल थी उसके पास। कुछ मार्बलों में से मान लो उसके पास x मार्बल थी, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उसमें से 14 वो खो दिया, और उसके पास बची कितनी, 6 रह गई। तो हमें पता है कितनी बची, मान लो x मार्बल थी, उसमें से कितनी चली गई, 14, बची कितनी, 6, ठीक है। तो ये 6 बची, तो x बराबर कितनी मार्बल थी, तो 14 और 6 कितनी थी, 14 6 20 मार्बल उसके पास थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सरल करना है, कोष्ठक खोलना है, कोष्ठक वाले भाग देना है, भाग के बाद इसको प्लस कर देना है, ठीक है। सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो, कॉपी पेन लेके ध्यान देना है, ठीक है। पहले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं,
उसके बाद भाग करते हैं, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना, ये इसका क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी हम गुणा करना है, इसमें 2.6 को 0 गुणा करना है, 0.91 को गुणा करना है। तो ये भी सिंपल है, आप कर सकते हो आराम से। इसमें से 10 नीचे आया, इसमें से इतना आया, और इसका ऊपर वाला मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई नहीं करना, ऊपर का मल्टीप्लाई करना है। और जितने भी नीचे जीरो हैं उसका ऊपर, जैसे मान लो ये दो जीरो एक ये हो गया, 3 जीरो हो गए, तो 3 जीरो, उसके बाद 3 के बाद उसको हम दशमलव को लगा देंगे, 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से। 4 अंकों वाली बृहत्तम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। तो 4 अंकों वाली न्यूनतम बतानी है और महत्तम, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। तो सबसे छोटी संख्या 4 अंक की कौन सी होती है? बड़ी संख्या 9999, छोटी 1000 होगी, इनको जोड़ देंगे। तो ये हमारा सीधा सिंपल क्वेश्चन था। शुरू में तापक्रम 18 सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभ में तापमान 27 सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापमान क्या होगा? प्रारंभ में 27 था, शुरुआत में बढ़ने पर तापमान 27 से 18 हो गया, तो 45 हो गया था। फिर 45 में से फिर से घटा 23, तो कितना 22 रह गया था। लास्ट में कितना बचा? 22। ये भी आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं, सीधा गुणा भाग वाला है। तो प्रारंभ वाला देख सकते हैं, प्रारंभ में कितना था, फिर तापमान बढ़ा हुआ था 18, फिर 18 बढ़े 45 हो गया, 45 में से फिर घटा तापमान तो 23, तो 23 घटा, तो उसमें से बचा कितना? 22 टेम्परेचर रह गया उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान निकालना है इसका। इनको सॉल्व करना है, इनके सॉल्व करके मान निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हैं आप आसानी से। तो इसमें गुणा कर देंगे, पहला कर दें 3 चिंग, इसमें फिर इसका फिर ये बचा माइनस का। कितनी माइनस है? 5 माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा ही आएगा, तो सबका टोटली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस वाला वो माइनस का आंसर आएगा। 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, और जनरली क्वेश्चन आप गलत कराते हैं, तो इसको देखना है। 8 किलोग्राम 350 ग्राम, तो 8 किलोग्राम 8 ग्राम को 8 ग्राम लेंगे, 350 ग्राम 350, इसके नीचे ऐसे के एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाना है, और इसमें से 8 में से तो कितना बचा? 5 किलोग्राम 172 ग्राम, तो ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बतानी है। मतलब एक वृत्त है, ठीक है, तो परिधि क्या होती है? तो परिधि होगी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? तो वृत्त की परिधि होती है पाई और व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा इसका? तो व्यास हमारा दे रखा है, त्रिज्या दी नहीं है, कितना नहीं दे रखा है। वैसे इसका जो सूत्र होता है वो 2πr होता है। ठीक है, पर इसमें क्या दे रखा है? r दे नहीं रखी है, पर r में क्या दे रखा है? r की जगह इन्होंने दे रखा है व्यास दे रखा है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है व्यास। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें, जो क्वेश्चन लगाएंगे, पाई इंटू व्यास। तो व्यास कितना है हमारा? 3.5 है, सॉरी, तो 3.5 है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो 11 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग 5 पर्यावरण। कौन सा भाग है? 5 पर्यावरण का है। जो भी पर्यावरण के क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, आते ही आते एग्ज़ाम में 30 नंबर का वेटेज है, तो ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, नंबर बढ़ाते हैं आपके एग्ज़ाम में, अच्छे नंबर बढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखें क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1, हवा में उपस्थित पानी का प्रतिशत है लगभग कितना प्रतिशत होता है हवा में? तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? गलत हो गया। तो ऑक्सीजन कितनी है हमारी? 21% है। एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट ऑक्सीजन है? 21%। तो इसका परसेंट देखते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, 78%। ठीक है, ऑक्सीजन की 21% लगभग, आर्गन की
0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है 0.036%। नियॉन की 0.00262%। हीलियम की 0.305%। क्रिप्टॉन की होती है 0.001%। और नियॉन की कितनी होती है 0.00040 तो सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी किसकी है, ऑक्सीजन की, वो सॉरी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की और दूसरी ऑक्सीजन की। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ऐसी कौन सी दो गैसें हैं जो सबसे सर्वाधिक वायुमंडल में है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, एक कम से कम 99-98-99% इसी का भाग है। ठीक है। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, तो परम तापमान पैमाना कौन सा है, तो केल्विन है। कौन सा है, केल्विन। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, इस तापमान पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य ताप केल्विन स्केल पर 0 केल्विन, जबकि सेल्सियम स्केल पर -273.15 सेंटीग्रेड परिभाषित किया गया है। केल्विन पैमाने को परम ताप पैमाना भी कहा जाता है। केल्विन को क्या कहा जाता है, परम ताप पैमाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे कंटेंट पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें पौधे के हरे भाग पृथ्वी से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु में ली गई CO2 तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि किससे, डेसिमल से। तो ध्वनि किससे मापी जाती है, डेसिमल से मापी जाती है। तेज ध्वनि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है, यह अवांछित ध्वनि मानव के अशांति व बेचैनी उत्पन्न करती है। ध्वनि की इकाई डेसिमल dB है, इसकी इकाई के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विश्व के ऊष्मायन का कारण है, तो कौन है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण ऊष्मायन का कारण है। विश्व ऊष्मायन, विश्व तापक्रम का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण में उपस्थित वह गैस जो तापीय अवयव विकिरण रेंज के अतिरिक्त विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन आएगा आपके में, तो जल वाष्प ग्रीन हाउस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, आदि क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में इस गैसों का सांद्रता बढ़ती जाती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होता है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ से अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग कितना है, तो ये कम से कम है 71% है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से घिरा हुआ है तथा संपूर्ण जल भंडारण का 96.5% भाग समुद्र में, 3 भाग मीठा मृदुल जल है। पृथ्वी के जल और स्थल के वितरण समान नहीं है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर क्या है, स्थल है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा क्या है, जल ही जल है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, तो ये किसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका निक्षेपण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का उदाहरण है, तो कौन है, धुआं का फुहारा वायु प्रदूषण, तो उपरोक्त सभी, जलती हुई लकड़ी का चारकोल। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार तथा जैव पदार्थों के सड़ने गलने
से निकलने वाली गैसें, जबकि मानव जनित स्रोतों में गैसों, धूम्र, कणकीय पदार्थ इत्यादि आते हैं। लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि जलाने से प्रमुख विभिन्न प्रकार की गैसें, धुएं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए उत्तर का वायु प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डॉलर का प्रयोग रोकना है। तो क्या है? प्लास्टिक के थैले का। भारत और विश्व के अन्य देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों मुख्यतः प्लास्टिक थैले के प्रयोग को रोकना है। वर्तमान में प्लास्टिक प्रयोग अत्यंतिक होती है और अक्षयकारी प्रदूषण होता है। यह मुख्यतः मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी किसका? तो किसमें होता है? तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। जीव मंडल में उपस्थित सभी घटकों के वे समूह जो पारिस्थितिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं तथा एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, वह क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों के उदाहरण को घास स्थल या वन या तालाब या झील इत्यादि है। कोई जीवीय कारक नहीं है। कौन जीवी कारक नहीं है? तो प्रशस्तर जीवीय कारक नहीं है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव जीवी कारक हैं। अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो स्थल मंडल पर। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे पेड़ पौधे? स्थल मंडल पर। ठीक है। नहीं देखेंगे, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो अन्य मृत जीव क्या कहा जाता है? उन्हें स्कैवेकल्चर कहा जाता है। मतलब कोई मृत जीवित मतलब कोई पड़ा हुआ है तो उसको खाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्कैवेकल्चर कहा जाता है। इसमें स्कैवेकल्चर स्कैवेचर उन जीव जंतुओं को कहा जाता है जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जंतुओं को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हाइना, गिद्ध स्कैवेचर जर के अच्छे उदाहरण हैं। CNG संक्षिप्त रूप है। तो CNG का संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, वातावरण में अत्यंत हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो सबसे ज़्यादा वातावरण में कौन सी है? SO2 मिश्रित गैस है। वायु प्रदूषण को कम किया जाता है तो किसके? वृक्षों द्वारा। तो वायु प्रदूषण किसके द्वारा? वृक्षों द्वारा किया जाता है। इसमें CO2 को अवशोष करने की क्षमता होती है। विश्व पर्यावरण दिवस कितने को? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो सूर्य के हानिकारक किरणों से कौन रखता है? ओजोन स्तर रखता है। ओजोन मंडल, जो ओजोन किस्म पाई जाती है समताप मंडल में उपस्थित होती है। किसी जगत के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। तो क्या सूचित करता है? पेड़ पौधों और जंतुओं को। तो जो फ्लोरा होता है वो पेड़ पौधे होते हैं और जंतु को क्या कहा जाता है? फौना कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, फ्लोरा किसको कहा जाता है? पेड़ पौधों को, और जंतुओं को फौना कहा जाता है। विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? तो कौन है? वाहनों से निकलने वाली गैस है। विश्व उष्मायन के लिए गर्मी बढ़ा रही हैं, एटमॉस्फेयर में, उसके लिए हानिकारक। विश्व उष्मायन के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन गैस उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों से ईंधन के दहन की अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन से होती है। अतः ये गैसें वायुमंडल में विश्व उष्मायन का प्रमुख कारण होती हैं। धातुमय प्रस्तुत किसे कहा जाता है? तो धातुमय अयस्क को कहा जाता है। क्या है? धातुमय प्रस्तुत क्या है? अयस्क। प्राकृतिक अवस्था में लगभग सभी धातु अयस्क रूप में पाई जाती हैं। इन्हीं अधात्विक अयस्कों को धातुमय प्रस्तुत कहा जाता है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। भूकंप मापा जाता है तो किससे? रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। ठीक है।
महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो क्या है इसमें? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना। तो बर्फ़ किससे पिघलती है? तो वायु प्रदूषित होती है, उससे बर्फ़ भी पिघलती है। तो वायु ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा? समुद्र का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्र में उपस्थित ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इस बर्फ़ के चट्टानों के पिघलने से महासागर जल में स्तर में वृद्धि हो रही है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है, तो कौन सी करती है? इसमें तो दिया ही नहीं है। तो यूएन की पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करने में संबंधित संस्था है, तो कौन है? पेटा तथा यूएन, यूनाइटेड नेशन। वर्ल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में की गई थी। इसका संगठन प्रतीक चिन्ह जॉइंट पांडा है। तो इसका मुख्य कार्य आनुवांशिक जीवों और पारिस्थितिक विभिन्नताओं को संरक्षण करना है। यह सुनिश्चित करना है कि पृथ्वी पर संसाधनों दोहन पर्यावरण के अनुकूल हो, जिससे भावी पीढ़ी के हितों को सुरक्षित किया जा सके। WWF के अलावा पेटा यूएन भी पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल के लिए संबंधित हैं। ठीक है, तो यूएन भी है, पेटा भी है, और क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, ये देखता है बीमारियों के बारे में, और WWF क्या देगा? संरक्षण। तो ये सभी हैं इसमें लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है। तो कीटनाशकों को जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उससे क्या होता है? जल प्रदूषण। वर्तमान समय में फसलों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषि में नई पद्धतियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कृषि में इन पद्धतियों के चलते रासायनिक उर्वरकों, अपतरण नाशकों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में भी तीव्र वृद्धि हुई है। इस रासायनिक प्रयोग में कारण जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण है वो जल का अवशोषण करता है। हाइग्रोस्कोपिक लवण, तो हाइग्रोस्कोपिक लवण है वो जल का अवशोषण करता है। तो नाम ध्यान रखेंगे, हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण सॉल्ट जल का अवशोषण करता है। ये लवण वातावरण में पाए जाने वाले जल के अणुओं का अवशोषण कर लेता है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, स्वसंस्थानीय संरक्षण। वन्य जीव का स्वसंस्थानीय संरक्षण में प्रजातांत्रिक का संरक्षण प्राकृतिक आवास में किया जाता है। अतः इस प्रकार के संरक्षण के लिए प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का संरक्षण आवश्यक है। इसलिए इन प्राकृतिक आवासों के स्थानों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, सामुदायिक कच्छपोत को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय में पृथ्वी पर उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे ज़्यादा किसकी है? ऑलिव रिडले की सबसे ज़्यादा संख्या मानी जाती है। व्यक्तिगत विकल्पों में उसके भारतीय महाद्वीपों में जलीय भागों में पाए जाने वाले समुद्री कच्छप सी टर्टल में सबसे अधिक संख्या कौन सी है? ऑलिव रिडले प्रजाति की है। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट हो जाएगा। ये हमारा पूरा सेट कंप्लीट हुआ। अगर आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बहुत मेहनत लगती है बोलने में, गला भी दब जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही मैं लाता रहूँगा सारे जो भी प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे शॉर्टों को ऐसे ही मैं प्रत्येक ऐसे ही डाल दूँगा, प्रत्येक वीडियो बना के, तो परेशान ना हो। और जो भी आपको राय देनी कमेंट में, वो कमेंट में कोई राय दे सकते हैं आप अपनी। थैंक यू सो मच साथी, बाय बाय, टेक केयर।